नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग सेम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था हमारे क्लास 12th के इंग्लिश के पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें हम लोगों ने कल प्रोज एंड पोएट्री के बारे में पढ़े थे और भी बहुत सारे वर्ड का हिंदी पढ़े थे और कहानी के कुछ भाग और महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ अध्याय में पढ़े थे। और आज की क्लास में हम आगे उसी क्लास को बढ़ाते हुए चलिए। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों से कि आप लोग नोटबुक और पेन अवश्य ले रखे होंगे अपने पास। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। कि हम लोगों को इतना विश्वास है हमारे भारत देश के सभ्यता पे कि हमारी सभ्यता जो है वो विश्व में कहीं भी मात नहीं खा सकती है। कोई भी इसे जो है दबा नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। उसकी बराबरी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा रहन सहन दिया गया है, खाना पीना, बोली विचार, ये सारी चीजें दी गई है, इसकी बराबरी दुनिया की कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति नहीं कर सकती है। रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। ग्रीस का भी किस्मत उसी तरह से खराब था। द माइट ऑफ फेरोक्स वाज ब्रोकन। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें हमारे इंग्लिश के पुस्तक में कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिसका वर्ड का हिंदी आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि हमने जो अपने बोर्ड पे कुछ वर्ड और उसकी हिंदी मीनिंग लिखे हैं, अगर आप लोगों को बीच में कभी समय मिले पूरा क्लास खत्म करने के बाद, या हम लोग बार बार रिपीट करेंगे उस वर्ड को, तो स्वतः ही आपको जो है याद हो जाएगा उस वर्ड का हिंदी। फिर क्या होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो नोटबुक में या जो बुक आप अपने पास आमने में रखे हुए वहां पे जो वर्ड है उसके बगल में पेंसिल से लिख सकते हैं। जैसे फैट है तो उसके ऊपर में हल्का सा लिख सकते हैं पेंसिल से भाग्य, ठीक है। जैसे फाउंडेशन है तो उसके बगल में नींव, जैसे ग्लोरी है तो वैभव। तो इस तरह से सारी चीजें उसके बगल में आप हिंदी में लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप अपने पुस्तक को उल्टाएंगे इंग्लिश के बुक को तो आपको खुद ब खुद समझ में चला आएगा कि हाँ इसका हिंदी मीनिंग ये है, और वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो फेट यानी कि भाग्य, FATE, फेट मतलब भाग्य। फाराओस प्राचीन मिस्र का शासक। प्राचीन मिस्र हमारे जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, वहां के जो पहले के शासक होते थे उसे फाराओस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो द माइट ऑफ द फाराओस वाज ब्रोकन, यानी कि वो भी जो है मिस्र के जो शासक थे उनकी भी वो सारी शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जापान पूरी तरह से जो है पश्चिमी सभ्यता पे निर्भर हो गई है, पूरी तरह से वस्तु पे डिपेंड हो गई है, मेटेरियलिटी पे डिपेंड हो गई है। वो जो भी चीजें हैं सारी वहां पे मेटेरियलिटी पे ही है। उनके पास पुरानी कुछ भी चीजें नहीं है। भले वो जापान देश हम लोगों से विकसित है, लेकिन जब जहाँ पे बहुत सारी चीजों का क्या होता है, आविष्कार होता है, खोज होता है, तो फिर उसका कुछ दिन के बाद पतन होना भी प्रारंभ हो जाता है। तो तीन चीज होती है। पहला होता है क्या, किसी चीज का क्रिएशन, पहला क्रिएशन। सेकंड क्या होता है, वो टॉप पे चला जाता है, एक पिक पॉइंट पे चला जाता है। और थर्ड में क्या होता है, फिर उसका जो है पतन होना प्रारंभ हो जाता है, डीके होना प्रारंभ हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना इस मामले में हमारी सभ्यता किसी भी सभ्यता के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। हालांकि चीन की सभ्यता भी प्राचीन सभ्यता है, इतिहास के पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन अभी क्या है कि हमारा भारत जो सभ्यता है, हमारे प्राचीन सभ्यता थी, उस सभ्यता को हम लोग अभी तक ढोते आ रहे हैं, उस चीज को अपनाए हुए आ रहे हैं। समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन, आप देखिए एक वर्ड आया फाउंडेशन, नींव। नींव की जो आवाज है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सभ्यता को
बनाया गया, सभ्यता के अनुसार चलने के लिए कहा गया, उस चीज को हम लोग अभी भी नींव को खोए नहीं है, बल्कि अभी कोई भी घर बनाते हैं तो हमको उससे पहले क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन रेडी करना पड़ता है। तो फाउंडेशन पे ही जो है पूरा घर टिका रहता है। तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, जो चीजें हमें दे के गई है, हम उस चीज को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, कंटिन्यूअसली लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome when exist no longer in the former glory। अब एक वर्ड आया ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। ग्लोरी का क्या मतलब होता है, वैभव, शान, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग थे, लर्न देयर लेसन, वो अपने अध्याय को, अपनी चीजों को सीखते थे फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस के लोगों के द्वारा जो लेख लिखा गया था, और या रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कि रोम जो एक देश था, ठीक है, तो रोम क्या था कि रोम के द्वारा जो लिखा गया चीज था, उस चीज को अब अभी प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में वो चीज उपस्थित नहीं है। उस चीज को वो लोग लेके चल रहे थे, लेकिन वो चीज अभी वर्तमान में नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. तो उन लोगों ने क्या किया कि उन रोम और ग्रीस की जो गलतियां थी, उनको उन्होंने जो है नजरअंदाज करते हुए उस चीज को अपना तो लिया यूरोप के लोग, लेकिन वही गलती किया, उन लोग को अपनाने के बाद जो है फिर उसका जो जितनी भी चीजें थी, प्रशंसा थी, वैभव थी, वो सारी चीजें उनकी खत्म हो गई। इसी तरह से यूरोप के लोगों का भी सारी चीजें खत्म हो गया। सच इन देयर पिटिएबल कंडीशन, और वर्तमान में जो है उनका बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब देखिए, इमूवेबल यानी कि अचल, लेकिन वर्तमान में हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत देश की जो जनता है, पब्लिक है, लोग हैं यहाँ के, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा जो वैभवशाली सभ्यता हमें दी गई है, उस चीज को अभी भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इमूवेबल यानी कि अचल, यानी कि वो चल नहीं सकता, यानी कि जो बरकरार है, शुरू से लेके अभी तक क्या है, बरकरार है। It is a charge against India that her people are so uncivilized। देखिए, अब दूसरे देश के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, यानी कि असभ्य है, उसको कोई चीज की तरीका मालूम नहीं। ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है, दूसरे देश के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भारत देश की जनता को किसी चीज का तौर तरीका मालूम नहीं है। और क्या लिखा गया है, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। तो देखिए, एक शब्द आया इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी है, स्टोलिड यानी कि आवेगहीन है। बोले तो यहाँ पे तीन वर्ड यूज किया गया है, एक तो इग्नोरेंट, एक स्टूपिड, और एक और वर्ड आया है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का हिंदी नहीं लिखे हैं, लेकिन सिविलाइज्ड मींस होता है सभ्य, और अनसिविलाइज्ड मींस होता है असभ्य। असभ्य मतलब जो सभ्य नहीं होए। ठीक है, तो अब दूसरे देश के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत देश की जो जनता है, भारत देश की जो सभ्यता है, वो असभ्य है, वो अज्ञानी है, और वो क्या है, स्टोलिड है। स्टोलिड में आवेगहीन है, यानी कि उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश के ऊपर आरोप लगाया जाता है, अगेंस्ट चार्ज। ठीक है, that it is not possible to induce them to adopt any changes। कहा जा रहा है कि हम लोगों के द्वारा कोई भी एडोप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, प्राप्त करना, किसी अन्य देश की सभ्यता को देख के हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये हमारे जो है मेरिट, बोले तो हमारी जो खूबी है, ठीक है, उसमें क्या कर रही है, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं कर रही है, कोई परिवर्तन उसके विरुद्ध नहीं लाया जा रहा है। What we have tested and found true and evil of experience, we dare not change। अब देखिए, एक यहाँ पे वर्ड आया है, उसका नाम है एनविल। एनविल मींस निहाई,
यानी कि ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों के पास उतनी हिम्मत, उतनी ताकत नहीं है कि हम लोग दूसरे देश की सभ्यता को अपना के उसके अनुसार चल सके। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जैसे ग्रीस और रोम की सभ्यता को यूरोपियनों ने अपनाया, जापान ने अपनाया, तो उनका अब एक तरह से देखिए तो अब धीरे धीरे विकास के जगह पे विनाश होने के कगार पे है और होगा भी। अभी वर्तमान में भले वो लोग जो है इतने सारे मशीनरी बना रहे हैं, एटम बम या जो भी चीजें वो मिसाइल वगैरह बना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम उसका यूज नहीं करेंगे तो रखे रखे हो सकता है वहीं पे वो ब्लास्ट हो जाए और आगे चल के उसका ही विनाश हो जाता है। इसीलिए अपने देश की जो सभ्यताएं हैं, अपने देश की जो लोग हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से भी जीवन जी रहे हैं, उन लोगों से काफी बेहतर जीवन जी रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा देश के लोगों का मानना है। Many trust their advice upon India and she remains steady, ठीक है। तो बहुत सारे देशों के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाता है भारत के ऊपर कि आप जो है क्या करें, स्टेडी एक वर्ड आया, नियमित रूप से जिस तरह से दूसरे देशों में परिवर्तन हो रही है उसी प्रकार आप भी परिवर्तित होइए। एंड शी रिमेन्स स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। सीट एंकर मुख्य आधार, लेकिन देखा जाए भारत का मुख्य आधार क्या है? हमारे प्राचीन लोग जिस तरह से पूजा पाठ करते थे, जिस तरह से पहनावा ओनावा है, खाना पीना है, रहन सहन है, ये सारी चीजों को अगर हम बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, यूरोपीय लोगों के अनुसार हम लोग चलने लगेंगे, तो फिर हम लोग अपने आप के अस्तित्व को सदा सदा के लिए खो देंगे। ठीक है, एक वर्ड आया है यहाँ पे सीट एंकर, मुख्य आधार, यानी कि जो हमारा बेसिक चीज है, बेसिक चीज को हम परिवर्तित अगर कर देते हैं तो फिर हम अपना पहचान ही खो देंगे। ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहा जा रहा है कि सभ्यता जो है हमें जीने की राह दिखाती है, ठीक है, एडमेंट, और ये हमें क्या करती है, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के रास्ता पे लेके चलती है। ये हमारी सभ्यता के द्वारा कहा जाता है, सभ्यता इसे ही कहते हैं। ये हमें क्या किया जाता है, जैसे कि पाथ ऑफ ड्यूटी की, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें सिविलाइजेशन के अंदर आता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब एक वर्ड आया कन्वर्टिबल, देखिए उसका हिंदी लिखे है कन्वर्टिबल, यानी कि परिवर्तनीय। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल का हिंदी याद रखिएगा, परिवर्तनीय। अगर हम उन चीजों में क्या करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो फिर हम क्या होंगे, अपने कर्तव्य और अपने अंदर जो होता है लोगों के लिए जो मान सम्मान होती है, ठीक है, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। नैतिकता होती है, नैतिकता किसको कहते हैं कि नैतिक चीजें, मोरल एडुकेशन, एक चीज सुने होंगे आप, तो मोरल एजुकेशन में क्या पढ़ा जाता है हम लोगों के द्वारा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें नियमित स्नान करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक तरह से खो देंगे। उसके बाद जाके है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्टरी over our minds and passions, so doing we know ourselves, the Gujarati equivalent for civilization means good conduct। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गुजरातियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सभ्यता जो है उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छी नैतिकता, गुड कंडक्ट, अच्छे विचार, उसे ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। In this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। अब यहाँ पे क्या गया है कि हमारे जो सभ्यता की परिभाषा है वो बिल्कुल सही है, इंडिया के द्वारा जो सभ्यता की परिभाषा दी जाती है, as so many writers have shown, जैसा कि बहुत सारे लेखकों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो हमारी सभ्यता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। Has nothing to learn from anybody, हमें किसी और लोगों से किसी भी तरह की कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। And it should be, जो भी है जैसा भी है हमें उसे बरकरार रखना है। We noticed that the mind is a restless bird। अब यहाँ पे कहा गया कि हम लोगों ने ये चीज क्या किया है, नोटिस किया है, हम लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड।
अब जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान देते होंगे कि 5 मिनट पढ़ने के बाद मोबाइल पे इंस्टाग्राम खुल जाता है, ठीक है। 5 मिनट पढ़ने के बाद किसका मैसेज आया, वो मैसेज का इनबॉक्स चेक करने लेते हैं, चैट चेक करने लगते हैं, स्टेटस चेक करने लगते हैं। तो माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। अब मन में ये विचार होता है कि आज थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं और कल जाके हम क्या करेंगे, तो पढ़ाई सुबह में कर लेंगे, सुबह 4 बजे उठ के ही कर लेंगे, शाम में 6 से 10 पढ़ेंगे। तो ये चीजें माइंड में हमेशा चलती रहती है। तो ऐसा कहा गया रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड यानी कि जो आराम ना करने वाली पक्षी है। पक्षी क्या होती है, उड़ के एक डाल से दूसरे डाल पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है। उसी प्रकार दिमाग है, कभी इस चीज के बारे में सोचती है, फिर उस चीज के बारे में सोचती है, किसी एक चीज पे नियमित नहीं रहती है, ठीक है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये जितना इसको मिलता है वो उतना और चाहती है। क्या होता है, एक मूवी देख लिए साउथ का तो मन करेगा कि फिर एक और देख ले, फिर 2 देख ले, फिर 3 देख ले, लेकिन ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। धुरंधर निकला तो देखने चले गए, धुरंधर 2 निकला तो भी देखने चले गए, गलती से 3 निकाल दिया अगर तो फिर उसको तो देखना ही है, चाहे टिकट का दाम 150 से 600 का है ना ले ले, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो संतुष्ट कब होगा, तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें सुबह उठ के स्नान करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और फिर जाके हम एक रूटीन बनाए, डेली रूटीन बनाए कि हमें इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में फ़ोन भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन से वंचित होना है, फ़ोन भी यूज करना है, इस टाइम में ये करना है। तो उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप इंग्लिश में ही सही, लेकिन इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी आप जो 2028 में 27 में जब भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो उस टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से आशा है, उम्मीद है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become, ठीक है। अब देखिए पेशेंस में होता है जुनून या जज्बा और ब्रिडल्ड निरंकुश। तो क्या होता है कि हम लोगों को जितना एकदम कभी कभी लगेगा कि आज तो हम पूरा बुक ही खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, आज तो पूरा बुक ही खत्म कर देंगे, और दूसरे समय में लगेगा आज तो हम पूरा थक गए, कल हम करते हैं। तो ये चीजें होती हैं हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, बल्कि हम लोगों सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आवर एंसेस्टर देयरफॉर set a limit for our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पूर्वज के द्वारा एक लिमिट सेट की गई थी, एक लिमिट सेट की गई थी कि they saw that happiness was largely a mental condition। अब कहा गया है कि मानसिक स्थिति जो होती है वो पूर्ण रूप में खुश अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो उसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी होती है। तो इसीलिए हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि जैसा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया कि अपने लोग को क्या करना है कि खुश रहने की कोशिश करनी है। और खुश रहने का एक ही उपाय है कि अपने दिनचर्या को सही कीजिए, रूटीन के अनुसार कार्य कीजिए। तो फिर क्या होगा कि स्वतः ही आप अगर दिन में 5 घंटा भी प्रत्येक सब्जेक्ट की पढ़ाई करती हैं, 1-1 घंटा करके भी, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी देखेंगे तो खुश होंगे, और साथ में आपको भी अंदर से ऐसा फील होगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ हमारे दिमाग को मिल रहा है। तो फिर आपकी खुशी अगर अच्छी मिलती रहेगी तो फिर आपका मेंटल कंडीशन भी क्या होगा, सही रहेगा। A man is not necessarily happy because he is rich and unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy and the poor is to be happy। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति धनी है वो खुश रहेगा और जो व्यक्ति निर्धन है वो नाखुश रहेगा, बल्कि ऐसा देखा गया है अक्सर कि जो व्यक्ति धनी रहते हैं वो ज्यादा नाखुश रहते हैं और जो व्यक्ति गरीब रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। और आप लोग अपने गांव टोला मोहल्ला शहर में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति एक दिन मजदूरी करने जाता है, कोई व्यक्ति पूरा दिन काम किया, शाम में 6 बजे 5 बजे जब उनका काम खत्म हुआ तो हाथ में 500 से 600 700 रुपए मिल जाता है, और उसको उस पैसा को लेके सब्जी खरीदना, जो भी उनका राशन घर का रहता है और जो भी जरूरत बेसिक नीड रहती है वो चीजों को खरीद के वो घर को लेके जाता है और सारा परिवार खुश रहता है। लेकिन वहीं रिच व्यक्ति का क्या होता है कि
कि अगर पर डे अगर लाख रुपया भी उसके घर में बिजनेस से या किसी भी तरह से आ रहा है तो फिर भी वो खुद नाखुश रहता है कि सोचता है कि और आवे। लेकिन वो गरीब व्यक्ति तो जान रहा है कि हम पूरा दिन मेहनत करेंगे तो 700 ही मिलेगा और 700 में ही जीवन चलाना है, तो इसलिए करके वो उतना में ही खुश रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasure. देखिए, यानी कि कहा गया कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो व्यक्ति है वो क्या है, गरीब है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर, एक वर्ड आया है डिसऑर्डर, रोक विरोध। तो हमारे पूर्वज जो है वो इस चीज का रोक करते हैं। किस चीज का रोक करते हैं, तो लग्जरियस लाइफ जीने का रोक करते हैं। अभी हमारी इच्छा होती है कि हम BMW ले ले, फरारी ले ले या और भी कोई जैगवार ले ले, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि पैसा कमाना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए पैसा कमाएंगे तो हमारा मस्तिष्क में हमेशा ये चलता रहेगा कि पैसा पैसा पैसा, कहाँ से पैसा ला। और पैसा कमाने में पता चलेगा कि जो हम अपना मस्तिष्क जो है वही खराब कर लिए, शरीर खराब कर लिए, और फिर हमें वो खुशी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जितने ज़्यादा हम लग्जरियस लाइफ जिएंगे हमारी मानसिक स्थिति उतना खराब होते चले जाएगी। हम सोचेंगे अगर फ्रिज ले लिए हैं तो एसी भी ले, एसी ले लिए तो कूलर भी ले, बाइक भी ले, ये भी ले, वो भी ले। लेकिन एक साधारण व्यक्ति गांव में क्या करता है, दिन भर काम करके शाम में जाता है, खाना का सामान ले जाता है, खाता है और फिर सो जाता है, फिर सुबह वो काम करता है। तो वो अच्छी जिंदगी हम लोगों से, यानी कि जो धनी व्यक्ति हैं उन लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। और इस चीज का विरोध, इस चीज का रोक हमारे पूर्वज भी करते हैं कि लग्जरियस लाइफ ना के बराबर जीना चाहिए। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पूर्वज थे आज से हजारों लाखों साल पहले, वो क्या करते थे, एक छोटी सी कुटिया में रह लेते थे। अन्न में जितना भी उपज होता था उतने में ही अपना साल भर का भरण पोषण कर लेते थे। यहाँ पे एक वर्ड आया है इंडिजेनियस, इसका मतलब होता है स्वदेशी। और दूसरे देशों से बहुत कम चीजें ही निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते थे, ठीक है, आयात करते थे। और अपने देश का सामान भी दूसरे देश में बहुत कम ही एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होता था। तो उससे क्या होता था, जो हमारे देश में उपज हुआ करती थी उसमें ही सारा देश के लोग भरण पोषण कर लेते थे, खा पी लेते थे और अपना जीवन चला लिया करते थे। We have had no system of life corroding competition, और उस समय हमारे अंदर कोई भी प्रतिस्पर्धा की जो चीजें थी वो नहीं थी, ठीक है। लाइफ कोडिंग यानी कि जीवन बर्बाद करने के लिए प्रतिस्पर्धा। अभी के समय में क्या हो गया कि तुम्हारा 400 आया है तो मेरा 420 आना चाहिए, उसका 430 आना चाहिए। सबके मन में ऐसी जो है क्या होगी, एक प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने की जो है मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, कंपटीशन करने की इच्छा सबके मन में जो उत्पन्न हो गई, जिस वजह से अभी के लोग, ज्यादातर लोग जो है नाखुश ही रहते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास जो है अभी काफी अच्छा चला है, और हम आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि कृपा करके जो है आप लोग जब पढ़ने बैठे तो अपने पास नोटबुक और इंग्लिश की बुक जो है एनसीईआरटी की वो अवश्य 12th के लिए है। उससे क्या होगा, और सामने में एक पेंसिल रखें, फिर पेंसिल से जहां जहां वर्ड आपको हम लिखा के पहले से रखते हैं ताकि समय नष्ट ना हो, तो आप क्या करें कि रोक के और उसको जो है वर्ड को हिंदी में वहां पे लिख लें, ताकि आगे चल के क्लास कभी भी आप अपने पुस्तक को उल्टाइएगा, कोई भी आपका छोटा भाई या कोई भी कभी भी पढ़ेंगे उस बुक को तो वो देख लेंगे कि हाँ इस वर्ड का हिंदी ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा क्लास काफी अच्छा लग रहा होगा। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग रेगुलर हमारे क्लास से बने रहिए। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश में 100 में कम से कम 90+ सबका आएगा, लेकिन इसके लिए जरूरत है तो आप लोगों को हमारा साथ रहने की, हमारे साथ रहने की, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के द्वारा लोगों को, बच्चों को पढ़ने का ये अवसर मिल पाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, और कमेंट में मेरा कैसा क्लास है वो बताना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और शुभ रात्रि, धन्यवाद।